हीट इंजन की बात कर रहे हैं अपन, हीट इंजन। अगर कोई यंत्र T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा लेता है और T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा देता है, अगर कोई ऐसा यंत्र है जो Q1 ऊष्मा लेके Q2 ऊष्मा दे दे, मतलब कुछ उसने एनर्जी ली, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी, Q1 एनर्जी ली और Q2 एनर्जी दे दी, तो उससे क्या कहते हैं, उस यंत्र को हीट इंजन कहते हैं। ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन वगैरह ये सब हीट इंजन में आते हैं। इसका सवाल कैसा बनता है, इसका सवाल होता है इफिशियंसी निकालने का, दक्षता निकालने का। दक्षता, इफिशियंसी बोलते हैं इसे, इफिशियंसी। हीट इंजन की इफिशियंसी, अगर सवाल यहाँ से आया तो इफिशियंसी का आएगा। इसको इफिशियंसी बराबर हो जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, नहीं एन नहीं, ईटा बोलते हैं इसे, ठीक है। इफिशियंसी बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे में T1 और अगर सवाल Q में है तो Q1 माइनस Q2 बटे में Q1। ये इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है। एक हम सवाल लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे, सुनो ध्यान से, हम पढ़ के सुना रहे हैं। हीट इंजन के बारे में क्या लिखोगे तुम, हीट इंजन, इसको ऊष्मा इंजन भी कहते हैं, ऊष्मा इंजन। वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल दे ऊष्मा इंजन कहलाता है। यानी वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल दे, हीट ले और वर्क दे दे। यानी हीट इंजन की डेफिनेशन वो है जो हीट को काय में चेंज कर दे, वर्क में चेंज कर दे, हीट को चेंज कर दे वर्क में, उसे हम हीट इंजन कहते हैं। ये चेंज कर देगा वर्क में, हीट को वर्क में, ऊष्मा को कार्य में जो बदल दे, उस बदलने वाले यंत्र को हीट इंजन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो पेट्रोल इंजन है तुम्हारा या डीजल इंजन है, वे सब हीट इंजन कहलाते हैं। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब हीट इंजन है। ऊष्मा इंजन की दक्षता, ये जो यहाँ से लिखोगी तो दक्षता के बारे में है। ऊष्मा इंजन की दक्षता माने एफिशिएंसी। इसके बारे में क्या लिखोगे, अगर कोई ऊष्मा इंजन T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा को लेता है, Q माने ऊष्मा और T माने टेम्परेचर, तथा T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा को देता है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी। तो उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता क्या होगी उस इंजन की, जे होगी। ये दक्षता निकालने का फॉर्मूला होगा। और दक्षता हमेशा काय में निकलेगी, दक्षता निकलेगी, अच्छा इंटू में 100 है, सॉरी 100 नहीं किया, परसेंट में निकलती है दक्षता, इंटू में 100 है, यहाँ पर भी 100 कर लेना, तो 100 का गुणा होगा तो क्या होगा, परसेंट। तो इसकी दक्षता परसेंट में निकलेगी, इफिशियंसी। एक सवाल है, इसमें हम सवाल लिख रहे हैं, इसे साफ कर दें तो जगह हो जाएगी सवाल लिखने के लिए। सवाल लिख रहे हैं हम इससे, जहां ये Q क्या है, हीट, Q है हीट और T क्या है, टेम्परेचर, दोनों में अंतर होता है। हीट की जो यूनिट होती है, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसी को या फिर तुम क्या इसे कैलोरी। तो SI अगर बात करो, SI यूनिट में, तो ये SI है और ये CGS में मानी जाती है। इसको टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, केल्विन, या फिर क्या डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जे SI में होता है और जे CGS में होता है। और ऊष्मा और टेम्परेचर में ये अंतर है कि जो टेम्परेचर में ऊष्मा क्या प्रवाह होता है, हीट का क्या प्रवाह होता है, बहती है हीट, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बहती है। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर मान लो 47 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो इसको कनेक्ट कर दिया तुमने, तो हीट बहेगी इस तरफ बहेगी हीट। दोनों का जब तक बराबर नहीं हो जाता, इस तरफ का बहेगी, हाई से लो में बहती है, इस तरफ बहेगी, ऐसे हाई से लो में बहेगी, यानी 47 से 60 में बहेगी। तो ये जो बह रही है वो हीट है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अलग चीज है। आ रही बात समझ में, टेम्परेचर की वजह से हीट बहती है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में अंतर की वजह से। समान टेम्परेचर हो तो नहीं बहेगी, टेम्परेचर की अंतर की वजह से हीट बहती है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बहती है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, CGS और केल्विन SI, और इसका SI हो जाएगा जूल और CGS हो जाएगा कैलोरी। एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ से,
देखो, अगर कोई इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा लेता है और वातावरण को 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दे देता है, तो उस ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या है? तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इक्वल टू T1 माइनस T2 बटे T1। अगर T में है टेम्परेचर में तो J, और हीट में है Q1 माइनस Q2 बटे Q1 गुणा 100। भी है, ये बार बार क्यों भूल जा रहा है? यही तो है, हाँ T1 है जी, T1 गलती से लिखा है। चलो देखो, अब देखिए, अब ये टेम्परेचर वाला सवाल है, तो इफिशियंसी इक्वल टू 527 में से 27 गया 500 और बटे 527 इंटू 100। कटेंगे क्या जी? नहीं कट रहे, बस तो जी। अच्छा, ठीक, ये डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, और ये टेम्परेचर लेने, अच्छा इसके दो यूनिट होती हैं, एक होती है सेल्सियस में, ये सीजीएस होती है, और एक होती है केल्विन में। आ रही बात समझ में? तो देखो, ये तो सेल्सियस में है, ऐसा यूनिट में लेके अपन इसकी दक्षता निकालेंगे, और ये भी दो में होती है, या तो होती है जूल में या होती है कैलोरी में। तो इसकी दक्षता सबसे पहले अपन अगर केल्विन में बदल लो तो 527 का कितना हो जाएगा? सेल्सियस है, केल्विन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 527 को केल्विन में बदलो, देखो यहाँ देखो, C माइनस 0 बटे क्या होता है 100, और केल्विन माइनस 273 बटे क्या होता है 100। तो कभी भी तुम्हें बदलना हुआ तो सीधे 273 को सेल्सियस में जोड़ा करो, सीधे जोड़ा करो, हमेशा याद रखना, आगे से जी नहीं लिखेंगे बार बार, सीधे जोड़ा करो। तो 273 को अगर तुम 527 में जोड़ दो तो 800 हो जाएगा, यानी T1 बराबर क्या हो जाएगा? 800 केल्विन, और T2 कितना हो जाएगा? 273 में 27 जोड़ दो, 273 में 27 जोड़ो तो 300 हो जाएगा, 300 केल्विन। अब रख दो इसको, अब इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 800 में से 300 गए 500 बटे 800, सही है? 0000, अब सही है। 500 बटे 8, 500 बटे 8 को चाहो तो काट दोगे, 4 से 4 दूंगी 8, 4 एकम 4 5, 1 और 0 10, 4 दूंगी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 125 बटे 8, ये 2, ये आंसर हो जाएगा। केल्विन में ले जाके करेंगे। तो पहले विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, और एक होती है गुप्त ऊष्मा। तो दोनों में बताना क्या अंतर है। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तुमसे कि अगर मान लो हम कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा था पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी था, और उसमें कुछ तुमने हीट दी, हीट माने ऊष्मा मत समझना, हीट माने एनर्जी रहेगी, वो ठंडा करने के लिए भी हो सकती है, गर्म करने के लिए भी हो सकती है। हीट माने एनर्जी रहेगी, तो गर्मी मत समझना कि गर्मी दे, हीट दी। तो इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो पानी था ये 10 ग्राम की बर्फ बन गई, भार थोड़ी चेंज होगा। तो इसमें जो हीट का यूज हुआ होगा वो विशिष्ट हुआ होगा कि गुप्त हुआ होगा? गुप्त हुआ होगा। इसकी पहचान यही होती है कि टेम्परेचर नहीं बदलता, हीट दोगे तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी। यहाँ पर जो हीट का यूज हुआ है वो गुप्त है, गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा को हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट इंग्लिश में भी याद रखना। और इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो तुमने हीट और दी, ये बर्फ बन गई, मान लो ये बर्फ बन गई, और ये -10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया, 10 ही ग्राम थी ये भी, 10 ग्राम, और ये 10 ग्राम की अभी भी है। तो बर्फ से ये बर्फ ही है, लेकिन अभी अब बर्फ से थोड़ी और कुछ बन जाएगा, अब तो बर्फ ही है। तो जो टेम्परेचर बदला है हीट की वजह से, टेम्परेचर बदला है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा में और इसमें यही अंतर है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का मीनिंग हो जाएगा, जैसे मान लो हमने 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ है और 1 किलो चीज़ है, और हमने कुछ इसको हीट दी, अब वो हो गई 90 डिग्री सेल्सियस, और चीज़ वही है 1 किलो।
उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो यहाँ जिस हीट का यूज हुआ है वो स्पेसिफिक हीट का यूज हुआ है, ना कि गुप्त का हुआ है। अच्छा, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ है 1 kg, और ये मान लो पानी था, और 100 पे ये जलवाष्प बनने लगा, भाप बनने लगा 100 अभी भी है, तो ये भाप बनने लगा, अवस्था परिवर्तन करने लगा, जो भाप बनने लगा। तो ये जो अवस्था परिवर्तित कर रहा है, अब जो हीट इसको दी जा रही है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा माने छुपी हुई ऊष्मा, वो पता नहीं चलेगा, तुम कहोगे यार 100 तो अभी था, 100 अभी भी है, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा ऊष्मा दी जा रही है वो दूसरी जगह चेंज हो जा रही है, वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है उसकी ऊष्मा, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी थी विशिष्ट ऊष्मा की, एक बार रिवाइज कर लो। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब पानी की जगह कुछ और भी हो सकता है, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कहीं भी हो सकता है, वो बर्फ़ भी हो सकता है। बर्फ़ से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, मान लो -10 है बर्फ़, तो उसका बढ़ाओगे तो -9 हो जाएगा, -9 से 1 बढ़ाओगे -8 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं पानी हो, समझाने के लिए पानी लिख दिया अपन ने। तो पानी की जगह कुछ और भी हो सकता है उसमें। ये जो ऊष्मा होगी जरूरी नहीं कि पानी में दे रहा है, हम कहीं भी दे सकते हैं। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो पानी की जगह आप तुम वस्तु भी रख सकते हो, कोई भी वस्तु, 1 ग्राम वस्तु कोई भी है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी, जो हीट चाहिए, उसी हीट को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। हीट को हमेशा Q से दिखाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है ms थीटा। इसके बारे में अभी हाल बता रहे हैं हम थोड़ी देर में। उससे लेटेंट हीट, जब तापमान को अपरिवर्तित रखा जाए, जब तापमान अपरिवर्तित रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, यानी 100 है तो 100 ही रखा जाए, 0 है तो 0 रखा जाए, लेकिन अवस्था परिवर्तित हो, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो, तो जो हीट दी है, तो जो हीट दी है, जो हीट दी है, उस हीट को दी है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = ml। यहाँ से सवाल बनेंगे आज। ms थीटा का मीनिंग क्या है, चाहो तो कैपिटल M या स्मॉल, जो तुम्हें लिखना है। ms थीटा का मीनिंग Q, ये Q है और ये थीटा है, ध्यान रखिए, नहीं एक समझना, ये थीटा है। Q माने तो हीट है, क्लियर है, हीट। अब वो कौन सी, जे स्पेसिफिक है और जे लेटेंट है। M माने क्या है, मास। S माने, थीटा माने क्या है, डिफरेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर में अंतर, यानी 10 डिग्री से तुमने 20 कर दिया, इसमें टेम्परेचर में अंतर कर दिया ना तुम, 20 से 50 कर दिया, इसमें नहीं होता टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, 20 था 50 हो गया तो 30 लेंगे, 0 था 100 हो गया तो 100 लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। S को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इससे क्या कहेंगे, ये तो हीट ही है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ऊष्मा कौन सी, लेटेंट वाली है, इसे मास बोलेंगे और इसे लेटेंट हीट बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट सबके लिए अलग अलग है, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन की, लेटेंट हीट फ्रीजिंग की, लेटेंट हीट मेल्टिंग की, कैलोरी पर ग्राम बताया था। हाँ जी, हम अभियान लिखे दे रहे हैं। इसकी लेटेंट हीट किसकी क्या रहती है वो अभियान लिख रहे हैं, और विशिष्ट ऊष्मा भी सबकी अलग अलग रहेगी। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिखे दे रहे हैं। Q माने हीट होती है, थोड़ी जगह करेंगे फिर लिख देंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो पहले। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, S का मान और L का मान, जी हम लिख रहे हैं अभियान, S का मान और L का मान सबके लिए अलग अलग। हाँ दिया रहेगा, कुछ अपने याद भी कर लेंगे, 1-2 पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं तो। चलो, एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा आपने, Q = ms थीटा, Q = ms थीटा, पहले देखते जाना। और दूसरा कौन सा पढ़ा है अपन ने, Q = ml, Q = ml। यहाँ m मास है दोनों में, Q दोनों जगह हीट है, थीटा टेम्परेचर में डिफरेंस है, यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस होता नहीं है लेटेंट हीट में, ये लेटेंट है और ये स्पेसिफिक है। ये जो है वो है विशिष्ट ऊष्मा, उस वस्तु की, विशिष्ट ऊष्मा
तो इसको S बराबर क्या हो जाएगा, देखो S बराबर हो जाएगा Q, S बराबर इसको पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा Q बटे M थीटा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी Q, ये थीटा है नीचे, क्या बनेगी यूनिट Q की क्या होती है जूल, मास की क्या होती है ऐसा यूनिट केजी, और थीटा की क्या होती है केल्विन, यही होती है। तो इसको ऐसे भी कई जगह लिखा हो सकता है, यूनिट क्या बनेगी जूल केजी -1 केल्विन -1, ये ऐसा यूनिट है इसकी। और इसी को अगर तुम CGS में बदलोगे तो जूल का तो हो जाएगा कैलोरी, और केजी का हो जाएगा ग्राम, और केल्विन का हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। और तो इसकी यूनिट ये होती है, यानी कि अगर हम कहें कि स्पेसिफिक ही ये S की यूनिट क्या है और L की क्या हो जाएगी, देखो L बराबर क्या हो जाएगा Q बटे M। तो Q की क्या है यूनिट, वही हो जाएगी जूल, और M की क्या है पर केजी, तो इसको लिखोगे जूल केजी -1, या फिर इसको क्या लिखोगे CGS में कैलोरी ग्राम -1। तो ये CGS यूनिट है इसकी, ये SI यूनिट है, ये SI है और ये CGS यूनिट है। अब इसमें और क्या बात याद रखना है तुम्हें, और तुम्हें याद रखना है इसमें कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारता होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता कितनी होती है वो लिख लो। और एक क्वेश्चन सवाल जब बनेंगे तो बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा धारता का यूज होगा, ये लिख लो। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता क्या होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता, हम जल की बात कर रहे हैं तो जल की होती है 1 और बर्फ़ की होती है 0.5। और ये काय में हम CGS में लिख रहे हैं, मुझे ये CGS में है, ये CGS में है 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, और बर्फ़ की 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। और इसको अगर हम SI यूनिट में व्यक्त करें, SI यूनिट में, तो SI यूनिट में यही दो क्या हो जाएंगी, जल के लिए और काय के लिए, बर्फ़ के लिए। तो जल के लिए हो जाएगी 4200 और इसकी हो जाएगी 2100, यानी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और इसका हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और लेटेंट हीट में दो चीज़ें यूज होंगी तुम्हारी, एक तो बर्फ़ के लिए और एक वाष्प के लिए। तो वाष्प और बर्फ़ के लिए अपन ने क्या लिखा था देखना, 80 लिखा था, ठीक, और वो 540, एक 80 लिखा था और एक 540 लिखा था, वही है। और ये काय में है, CGS में है 80 और 540। तो जो 80 है वो काय के लिए है बर्फ़, और 540 काय के लिए है वाष्प। तो 80 कैलोरी पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम ये काय में है बर्फ़, सही है ना। और ये जब वाष्प हो, जब वाष्प बने, ये बर्फ़ में परिवर्तित, बर्फ़ से परिवर्तित हो तो 80 लगता है, और 540 जब पानी से भाप बने या भाप से पानी बने उस टाइम पे 540 लगता है। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी बर्फ़ को पानी बनाने के लिए, और इसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी पानी को वाष्प बनाने के लिए। हाँ, ये 80 काई की लिखाई थी हमने, देखो गलन की लिखाई, फ्रीजिंग है कि गलन है, देखो चेक कर लो एक बार, गलन लिखा होगा, ये गलन की है, बर्फ गलन की गुप्त ऊष्मा, और ये है वाष्प की गलन ऊष्मा। देखो हमने क्या लिखा, फ्यूजन माने गलन, फ्यूजन है FUSION, फ्रीजिंग नहीं फ्यूजन, फ्यूजन माने गलन। फ्यूजन, आपने फ्यूजन बोला होगा, 4.186, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो यही लिखी दे रहा है, एक कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल, ये वाली बात याद रखना, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं एक कैलोरी में। हाँ, किलो कर दो, 1 किलो कैलोरी में तो 4186 हो जाएंगे। अगर इसी को हम 1 किलो कर दें, 1 किलो कैलोरी, तो ये हो जाएगा 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी में हो जाएंगे 4186 जूल, ठीक है। और कुछ बात है समय सवालों में काम में आएगी, जो BTU के बारे में पता है, 252 कैलोरी, नहीं पता तो लिख लो, 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी,
जो डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे वन लीनियर में। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं ऐसे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं ऐसे। ब्रिटिश है 252 जूल लगाया, चेक करो। देखो Q माने क्या है? हीट। Q माने क्या है? हीट है। Q माने ये कौन सी हीट है? स्पेसिफिक हीट। ये कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट ये हो जाएगा तुम्हारा विशिष्ट, मतलब ये भी हीट है और ये भी हीट है, दोनों जगह हीट है। तो Q बराबर क्या है? एम एस थीटा। Q बराबर एम एस थीटा हो जाएगा। तो S बराबर क्या है? Q बटे एम थीटा, यानी जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। तो जूल पर केजी केल्विन, ये जो तुमने S लिखा है, इस S की यूनिट है ये जूल पर केजी केल्विन। और इसके लिए अपन क्या कहते हैं? S के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ये जो S है इसके लिए क्या पढ़ोगे आगे से? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी केल्विन SI। और ये C मतलब CGS में क्या होती है? J होती है। J SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो अगर SI में तुम बात करो तो J हो जाएगा जल के लिए। जल के लिए कितनी होती है? S कांस्टेंट होता है 4200 जल के लिए, और बर्फ के लिए कितना होता है? 2100। लेकिन अगर CGS में बात करो तो जल के लिए 1 होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और J होता है बर्फ के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। Q बराबर ml, ये एक फॉर्मूला कब लगता है? लेटेंट हीट के लिए लगता है। तो L बराबर क्या होता है? Q बटे m होता है, जहाँ m मास है, L लेटेंट हीट है। इसका होता है जूल पर केजी। जूल पर केजी, तो लेटेंट हीट जूल पर केजी हो जाएगी। जूल पर केजी ये SI है, ये CGS बन जाएगी यूनिट। और ये 80 होती है और 540 होती है। 80 होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, और 540 होती है वेपोराइजेशन की, वाष्प की गुप्त ऊष्मा। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, और 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल होती हैं। 1 BTU में 252 कैलोरी होती हैं। अब इसका सवाल लिख रहा है, कैसा आएगा? लिखो, देखो सवाल क्या है? 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री से 30 डिग्री तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा खर्च हो जाएगी? तो हम जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है Q इक्वल टू एम एस थीटा। तो एक होता है Q इक्वल टू ml, ये तब होता है, ये नहीं यूज होगा अभी ml वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तब यूज होता है जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा हो, अवस्था बदल रही हो। लेकिन इसमें टेम्परेचर बदल रहा है, अवस्था नहीं बदल रही, दोनों में अंतर होता है। इसमें टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन पानी का पानी ही है, अभी अवस्था नहीं बदली। और ये कब लगता है? जब टेम्परेचर नहीं बदले, 100 है तो 100 ही रहे और अवस्था बदलने लगे, 0 है तो 0 ही रहे लेकिन बर्फ बनने लगे, तो तब ये यूज होता है। तो अभी इसका यूज नहीं करेंगे। ये लेटेंट हीट है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो Q कितनी हीट लगेगी? Q बराबर M कितना है? 100 ग्राम। तो ये ग्राम है, CGS में रहेगा। सेल्सियस भी CGS में माना जाता है, तो सब CGS में जान दो। तो S हो जाएगा CGS में ही S का मान पानी के लिए बन रहता है, बर्फ के लिए 0.5, तो बन आ जाएगा। CGS में बना ही है। और अगर मान लीजिए केल्विन होता है यहाँ पे और केजी होता है यहाँ पे, तो फिर 4200 रखते। फिर देखो उसमें 4200 लिखा होगा, 4200 SI वाला 4200 है और CGS वाला 1 है। और थीटा कितना आ जाएगा डिफरेंस दोनों का? 10। तो इसका बनने वाला है 1000। और काय में आएगा आंसर? नहीं, Q ये हीट है तो हीट कैलोरी, ठीक, जी हो जाएगा। और अगर SI यूनिट रहता, मतलब J तो जूल होता है यहाँ पे, SI मतलब यहाँ पे केल्विन होता, यहाँ पे केजी होता, तो यहाँ 1 नहीं रखते, फिर यहाँ 4200 रखते। तो इसका आंसर है 1000 कैलोरी लग जाएगी इसमें 20 से 30 ले जाने में, इतनी कैलोरी खर्च हो जाएगी। एक सवाल और लिख लो। 20 ग्राम बर्फ को -40 से -30 तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा खर्च होगी? 20 ग्राम बर्फ को -40 से -30 ले जाने में, डिग्री सेल्सियस ले जाने में, -40 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी? 20 ग्राम बर्फ को -40 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी?
देखो 20 ग्राम फिर से सब उसी में चलेगा कि तो पहले तो यही पहचान में आना चाहिए कि हम कौन सा लगाएं, लेटेंट हीट लगाएं या फिर स्पेसिफिक लगाएं। तो स्पेसिफिक लगेगा क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन अवस्था नहीं बदल रही है। तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू एम एस थीटा लगाएंगे यहाँ पे, और Q बराबर एम एस, एम है 20 ग्राम और S का मान बर्फ़ के लिए 0.5 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा 10, हाँ 10 है, थीटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 हटाओ तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 100 ऊष्मा आएगी कैलोरी में, 100 कैलोरी खर्च होगी। अगला सवाल गुप्त ऊष्मा का करेंगे। चलो एक सवाल लिख रहे हैं हम। सवाल क्या है, ऐसे ही समझाने के लिए फिर हम सवाल एक समझा रहे हैं तुम्हें, फिर हम लिखेंगे। एक सवाल है 5 ग्राम बर्फ है, 5 ग्राम बर्फ है और इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। देखना ध्यान से, 5 ग्राम बर्फ है और इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। और इस बर्फ को तुम्हें लाना है, 5 ग्राम बर्फ है तो 5 ग्राम बर्फ ही रहेगी और तुम्हें लाना है इसको कहाँ पे लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी तो अवस्था परिवर्तन हुई नहीं है अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन सी हीट लगेगी यहाँ तक लाने में, स्पेसिफिक लगेगी। लेकिन 0 से अब तुम जब इसको पानी बनाओगे, अब तुम इसको जब पानी बनाओगे, 5 ग्राम बर्फ को 5 ग्राम पानी बनाओगे और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी तो फिर लेटेंट हीट लगेगी। फिर इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे, थोड़े से ऊपर और ले जाओगे, 5 ग्राम पानी है, 5 ग्राम पानी को जब तुम 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो स्पेसिफिक हीट लगेगी। और इसी को जब तुम 5 ग्राम पानी है, जो 5 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे तो फिर क्या लगेगा इसमें, 100 से जाएगा नहीं वैसे। एक मिनट 100 डिग्री सेल्सियस भाप बनाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनाओगे पानी को, तो फिर कौन सी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक बार लिखे दे रहे हैं हम। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का Q इक्वल टू एम एस थीटा, फिर यहाँ पे लेटेंट हीट है Q बराबर ml, फिर यहाँ पे एम एस थीटा ही है और यहाँ पे 100 से 100 ही है, पानी से भाप बनेगा या भाप बनेगा। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू ml थीटा, यही होगा। सॉरी थीटा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, वो चेंज इन टेम्परेचर है थीटा। तो यहाँ एक बार समझ लो, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, फिर लेटेंट हीट, फिर स्पेसिफिक हीट, फिर लेटेंट हीट। अगर हम कहें, क्वेश्चन ऐसा है कि 5 ग्राम बर्फ जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको भाप बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, उसको भाप बनाने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी 5 ग्राम को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, भाप के रूप में परिवर्तित करने के लिए, भाप स्टार्ट करने के लिए कि भाप बनने चालू हो जाए, कितनी ऊर्जा देनी होगी। तो Q का मान यहाँ से निकाल लोगे तुम, पहले Q का मान तुम यहाँ से निकाल लोगे, पहले Q का मान जी Q1 हो जाएगा, जी Q2 हो जाएगा, जी Q3 हो जाएगा और जी Q4 हो जाएगा। तो फाइनली जो Q बनेगा वो Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जी इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 5 ग्राम बर्फ जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उस 5 ग्राम को भाप बनाने के लिए, भाप में परिवर्तन चालू करने के लिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो कितनी कुल ऊर्जा खर्च होगी, तो जे ऊर्जा टोटल करना है। ऐसा एक सवाल होगा, इसको लिखना है तो लिख लो, कुल ऊर्जा के लिए है जी। एक ऐसा सवाल होगा, हम सवाल लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, वो सवाल करके दिखाना कि कितनी ऊर्जा खर्च होगी, इसी तरीके पे आधारित रहेगा वो। चलो देखो सवाल, 720.5, देखो ध्यान से देखना। ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम है और इसको सबसे पहले ले कहाँ तक जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस जलवाष्प बनाना है। तो पहले सबसे पहले जो हीट लगेगी वो जो बर्फ है, यहाँ पे जो बर्फ है ना जी, 1 ग्राम बर्फ, देखो इसको पहले पानी में बनाने में हीट खर्च होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 1 ग्राम पानी बनाओगे तुम। अब पानी से ले जाओगे सीधा कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो एकदम से भाप नहीं बनेगी पहले। तो 1 ग्राम का जो पानी है वो पानी ही रहेगा अभी फिलहाल, और फिर पानी से ले जाओगे भाप में,
तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा फिर, 100 डिग्री सेल्सियस, और 1 ग्राम ये भाप बनना चालू होगा, यहाँ पे भाप बनना। अब इसमें फॉर्मूला सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, Q इक्वल टू ml लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, Q इक्वल टू ms थीटा लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, Q इक्वल टू ml लगेगा। अच्छा ml लगाओगे अगर यहाँ पे, ml लगाओगे अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, m कितना है 1 ग्राम, और मेल्टिंग का होता है बर्फ का 80 होता है, ठीक। तो ये 80 कैलोरी बन जाएगा, 80 कैलोरी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q इक्वल टू m है 1, S 1 ही लेंगे, ठीक। और पानी का टेम्परेचर 100 हो जाएगा, तो 100 कैलोरी हो जाएगा। इसका कितना होगा Q इक्वल टू ml में, मास है 1 और लेटेंट हीट 540, तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी। अब तीनों को जोड़ोगे 540, 100 और 80, 640 और 80 720, तो टोटल हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल ऊष्मा हो जाएगी Q इक्वल टू 720 कैलोरी। जी आंसर है इसका 720 कैलोरी। अब एक टाइप के सवाल और रहेगा, उसी टाइप के सवाल को देखेंगे, फिर कर रहा है अपन। इस टाइप के बहुत सवाल दिए इस क्लास में, लेकिन सब एक ही से हैं, सब हो जाएंगे तुम्हें। चलो देखो, इसमें क्या है कि गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। देखो ध्यान से देखना, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, ये वाली बात ध्यान रखना, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन किसका नहीं बढ़ता है, ज़्यादातर का बढ़ता है, सबका बढ़ता है, ज़्यादातर का, कुछ का नहीं बढ़ता है। गर्म करोगे तो आयतन बढ़ता है, लेकिन किस किस का, जल का छोड़ के, जल और 1-2 चीज़ें और होती हैं जल के साथ साथ, एक होता है पानी, एक होता है ढलवा लोहा, एक होता है बिस्मित, एक होता है ढलवा लोहा और एक होता है बिस्मित, जिसमें से तुम्हें केवल ये जल याद रखना है। जल का असामान्य प्रसार होता है, जल का असामान्य प्रसार होता है। कैसा होता है, देखो एक बार, जल का असामान्य प्रसार कैसा होता है कि अगर मान लो हम ऐसा एक ग्राफ बना दें, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर दें, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दें, और यहाँ पे हम लिख दें आयतन, आयतन, तो आयतन यहाँ पे ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा। कहने का मतलब ये है कि आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ मान लो 2 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ मान लो 6 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे क्या है, बर्फ है, यहाँ पे हम बर्फ लिखे दे रहे हैं। तो ये ग्राफ काय का है, हम जल को दिखा रहे हैं आयतन और टेम्परेचर के ग्राफ में, हम आयतन और टेम्परेचर के ग्राफ में जल को हम दिखा रहे हैं। देखो तो ऐसा ग्राफ बनेगा आयतन और टेम्परेचर का, यानी आयतन बढ़ना चालू हो जाएगा, 4 से नीचे जाओगे तो, और 4 से ऊपर जाओगे तब भी आयतन बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन यही ग्राफ अगर हम आयतन घनत्व, उल्टा होता है आयतन के, घनत्व का बना दें ग्राफ, तो कैसा बनेगा घनत्व का ग्राफ, तो फिर घनत्व का ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा। यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस मान के चलना, 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 2 मान रहे हैं हम, और यहाँ पे हम 6 मान रहे हैं। तो ये क्या है, टेम्परेचर, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आयतन, यहाँ पे है आयतन, सॉरी क्या, घनत्व, घनत्व। और इस तरफ हम बर्फ मान के चल रहे हैं, ये 0 है, तो 0 के नीचे क्या हो जाएगा, बर्फ, 0 के नीचे बर्फ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम घनत्व होता है, मैक्सिमम घनत्व। क्यों, क्योंकि मिनिमम क्या होता है, आयतन, और इससे इधर जाओगे तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन इधर जाओगे तो घनत्व कम होगा, और इधर जाओगे तब भी घनत्व कम होगा। तो ये ग्राफ के रूप में एक बार अपनी चित्र बना लो, सही रहेगा। उससे ग्राफ पूछ लेकर कल के दिन, ये वाले ग्राफ सही नहीं होते हैं, बर्फ के ऐसा कोई ग्राफ आ जाए कि ऐसा ग्राफ आ जाए, या फिर कोई ऐसा ग्राफ आ जाए बना जल का, तो गलत है। ये 2 ग्राफ सही हैं। अगर आयतन वाला है तो ये ग्राफ सही माना जाएगा, और घनत्व वाला है तो ये ग्राफ सही माना जाएगा। घनत्व वाला ये ग्राफ सही माना जाएगा, आयतन वाला ये ग्राफ सही माना जाएगा। देखो, अगर प्रेशर को बढ़ाएं, दाब को बढ़ाएं, तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन गलनांक कम होगा। गलनांक मतलब मेल्ट, पिघलना,
जल्दी पिघलने लगेगा। और बॉयल मतलब बॉइलिंग पॉइंट माने बढ़ जाएगा, दाब अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया कम हो जाएगा गलनांक, हाँ नहीं क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम करने पर क्वथनांक कम होगा। हम ऊपर जाएंगे पहाड़ पे तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो क्वथनांक कम हो जाता है, जल्दी पानी उबलने लगता है, दाल कच्ची रह जाती है, जल्दी पानी उबलने लगता है। दाल को उतने में उबलना नहीं था, तो पानी पहले ही उबल गया, दाल कच्ची ही रह गई। जैसे भी प्रेशर कुकर है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है हाँ, तो जो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जल्दी खाना बन जाता है कम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तो कम जल्दी खाना बन जाता है। बढ़ जाता है ना, क्वथनांक 120 से पहुंच जाता है टेम्परेचर। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक कम होता है। गलनांक क्वथनांक का एग्जाम्पल तो वही है पहाड़ वाला, पहाड़ पे जाए ऊंचाई पे तो दाल का कच्चा रह जाना। और गलनांक का एग्जाम्पल ये ले लेना, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझना, ये बर्फ़ है तो ये बर्फ़ पिघलना, ये बर्फ़ है, बहुत बड़ी सी बर्फ़ रखी है, अच्छी खासी बड़ी बर्फ़ की सिल्ली है मान लो, तो ये बर्फ़ पिघलना चालू होगी तो कहाँ से चालू होगी? ऊपर से चालू होगी, नीचे से चालू होगी। बर्फ़ पिघलना नीचे से चालू होगी, ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी, वो नीचे से पिघलेगी। क्यों? क्योंकि दाब ज़्यादा है इधर, दाब ज़्यादा है तो यहाँ गलनांक क्या है? कम है, कम ही मतलब कम अंक पे ही गलना चालू हो गया, कम गलनांक कम हो जाएगा तो यहाँ से पिघलना चालू होगी बर्फ़। तो दाब बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है तो नीचे से पिघलना चालू होती है बर्फ़ का। दूसरा क्वेश्चन बर्फ़ के ऊपर कैसा आता है कि बर्फ़ को जब पानी में डुबोती है, ये पानी भरा है तो पानी में जो बर्फ़ का हिस्सा रहता है वो बर्फ़ का हिस्सा 9/10 तो डूबा रहता है और 1/10 बाहर रहता है। पानी का 9/10 हिस्सा तो डूबा रहता है और 1/10 हिस्सा बाहर रहता है। मान लो तुमने बर्फ़ का कोई टुकड़ा गिलास में डाल दिया या मान लो लोटा में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया बर्तन में, अब वो बर्फ़ पूरी पिघल गई तो इसके जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी कि कमी हो जाएगी? अगर मान लो बर्फ़ पूरी पिघल गई तो जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी कि कमी हो जाएगी? ना बढ़ेगा ना घटेगा। कारण क्या है? सुनो कि अभी तुमने बर्फ़ डाला, देखना 2 मिनट देखना, तो अभी जल का स्तर जे है। अब जे बर्फ़ पिघली तो आयतन कम होगा, माना कि आयतन कम होगा तो अभी जगह खाली है, तुम कहोगे स्तर कम हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा जो डूबा नहीं है, जिसने जल का स्तर नहीं बढ़ाया था, वो भी तो पिघलेगा, तो जो कमी है वो यहाँ भर देगा। नहीं आई समझ में? तो ना तो जल का स्तर बढ़ेगा ना कम होगा। फिर से समझना, जैसे मान लो ये बर्फ़ है, अब इतनी बर्फ़ पिघली तो अभी तो इसने ज़्यादा एरिया घेरा, पिघलने के बाद कम घेरेगा तो यानी कम होना चाहिए स्तर। लेकिन जो ऊपर का टुकड़ा है वो भी तो कम होगा अभी, तो वो जो जगह रह गई वो उसको कवर कर लेगा। तो ना तो याद रखना इस बात में कि 9/10 हिस्सा डूबा रहता है, 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है। ये जो 1/10 हिस्सा है जो पानी के जल स्तर में कमी लाने वाला था वो लाने नहीं देगा, वो उससे भरपाई कर देगा 1/10। तो बर्फ़ पिघलने पर ना तो जल स्तर कम होता है ना जल स्तर बढ़ता है, जितना था गिलास में निशान लगा देना ऐसे बर्फ़ डाल के, उतना ही निकलेगा पिघलने के बाद भी। गिलास फुल है, पानी भरा है, तुमने शिकंजी बनाई, उसमें 2 बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, पिघलने के बाद ऊपर नहीं आएगा पानी, ना नीचे कम होगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो ये वाली बात भी तुम्हें ध्यान रखना है कि बर्फ़ तो फिर तो ऐसे जैसे बॉटल में बर्फ जम जाए